हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस नए क्लास में। आज के इस नए क्लास के टॉपिक का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए आज हम शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। हम यह वीडियो जो है एक छोटे से रिवीजन के रूप में जो है लेकर आए हैं, ना कि हम थ्योरी के रूप में जो है लेकर आए। इसमें हम सारे जितने भी यूरोप में राष्ट्रवाद है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो है देखेंगे, जो हर बार बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम में जो है पूछा जाता है। और ये आपके लिए जरूरी भी है। अगर आप किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं, उस चीज को बार बार देखते हैं, तो वो चीज जो है आपके दिमाग में जो है बैठ जाता है, जिससे वो आप चीजों को जो है नहीं भूलते हैं। तो ये आपके लिए जो भी स्टूडेंट है उन्हें एक सप्ताह में कम से कम पुराने सवालों को जो है एक बार रिवीजन जो है जरूर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही अगर आप नए सवाल भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, उन नए सवालों को भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी जारी रखें। लेकिन साथ ही अगर आप पढ़ रहे हैं तो पुराने जितने भी सवाल हैं उन सवालों को भी जो है आप एक बार जरूर देखें। अन्यथा आप क्या होगा कि अगर आप उन सवालों को नहीं देखेंगे तो वो सारे सवाल जो है आपके दिमाग से जो है उतर जाएंगे और आप धीरे धीरे उसको जो है भूलते चले जाएंगे। अब जब आप एग्जाम में जाकर बैठेंगे तो वहाँ आप सारे सवाल आपके दिमाग में जो है कन्फ्यूजन रहेगा, आप करना चाहेंगे कुछ और लग जाएगा, जिससे आपका जो है रिजल्ट जो है खराब होने का चांस हो सकता है। तो इसलिए आप जितने भी सवालों को अभी तक पढ़ लिए हैं, क्योंकि आपके सामने अब सिर्फ जो है 2 से 4 मंथ है। अगर आपको एग्जाम में 80 प्लस या 90 प्लस लाना है तो आपको रिवीजन जो है जरूरी है। चाहे ये मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ एसएसटी या हिस्ट्री या भूगोल का ही करना, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ ही पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या आप व्याकरण ही पढ़ते हैं या हिंदी का कोई बुक पढ़ते हैं, तो उस चीज़ों को जो है आप बार बार देखें और बार बार जो है रिवीजन करें। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है उनका एक ही मकसद होता है कि चीज़ों को रिवीजन करना, ना कि जो है पढ़ते चले जाना और पीछे के बातों को जो है भूलते चले जाना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये क्विक रिवीजन। क्विक क्या है? रिवीजन। ये जैसे चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। आप जैसे जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो है टोटल जो है 7 महाद्वीप है, जिनमें से 7 महाद्वीप में से एक छठा महाद्वीप है यूरोप। क्या है? यूरोप। अब महाद्वीप क्या होता है? तो कई देश, लगभग 4 से 8 देश या लगभग उससे ज्यादा भी देश होते हैं, लगभग 30 से 40 देश भी जो है अर्थात कंट्री जो है मिलकर एक बड़े देश का निर्माण कर, से क्या कहा जाता है? महाद्वीप या महादेश कहा जाता है। महाद्वीप क्या होता है? तो चारों ओर जल से घिरा, चारों ओर जो जल से घिरा बड़ा भूभाग होता है उसे क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। जैसे हम लोग भारत को अगर देखा जाए तो भारत जो है एशिया महाद्वीप में, तो उसी तरह से यूरोप में जो है राष्ट्रवाद को देखेंगे। यूरोप क्या एक महाद्वीप है जो विश्व में छठा नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? छठा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़े नंबर पे जो है छठा महाद्वीप कौन आता है, तो वो आता है यूरोप। क्या आता है? यूरोप। जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है, जहाँ एक भी क्या है? मरुस्थल नहीं है। ये एक सवाल है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी जो है मरुस्थल नहीं है, तो आपको क्या बताना है? यूरोप में बताना। अब क्या है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद जो है एक आधुनिक, जो आजकल की जो दुनिया है, जो विश्व है, उसकी एक राजनीतिक जागृति, मतलब राजनीतिक जो हम व्यक्ति होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके दिमाग में जो है एक नई राजनीतिक चेतना को जगाने का क्या है? प्रतिफल है, जिसकी शुरुआत जो है कहाँ से माना जाता है? यूरोप से। तो अगर आपसे अगर पूछ दिया जाए कि बताइए राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस महादेश से हुआ था या किस महाद्वीप से हुआ था, तो आपको क्या बताना है? यूरोप। क्या बताना है? यूरोप। साथ ही यूरोप में भी अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूरोप में भी ऐसा कौन सा देश है जहां राष्ट्रवाद की जो है पहली बार शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी, तो आपको क्या बताना है? फ्रांस। क्या बताना है? फ्रांस बताना है। अगला सवाल कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप में, जितने 7 महाद्वीप है, तो उन 7 महाद्वीपों में से जो है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां सबसे पहले जो है राष्ट्रवाद की जो है शुरुआत हुई, तो आपको क्या बताना है? यूरोप। क्या बताना है? यूरोप। हालांकि इससे पहले अमेरिका में जो है हो चुका था, लेकिन उसे पहला जो है नहीं माना जाता। अमेरिकी जो क्रांति हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से पहले ही हुआ था। फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुआ था, लेकिन इससे पहले अमेरिका में जो है क्रांति 1776 में ही हो चुका था, तो उसे जो है नहीं माना जाता। लेकिन राष्ट्रवाद का अगर पूरा परफेक्ट मतलब अच्छे तरह से जो उजागर हुआ है वो कहाँ से हुआ? जहाँ से पूरे विश्व में फैला है। जैसे भारत जो है लगभग माना जाता है कि अंग्रेजों का जो है गुलाम था, ब्रिटेन का जो है उपनिवेश था, 200 सालों तक जो है उपनिवेश रहा था। तो भारत में भी राष्ट्रवाद का जो जागृति का जो प्रतिफल है वो इन्हीं यूरोप के देशों से जो है हमें मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
उस राष्ट्रवाद की जो भावना है सबसे पहले किस महादेश से हुआ है, तो क्या बताना, यूरोप से। यूरोप में भी किस देश से, तो फ्रांस से। कहाँ से हुआ है, फ्रांस से। राष्ट्रवाद का बीजारोपण सर्वप्रथम किस देश से हुआ है, तो यूरोप के फ्रांस से, यूरोप के फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति 1789, फ्रांसीसी क्रांति 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से जो इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। लगभग 19वीं शताब्दी, और शताब्दी भी अगर पूछा जाए तो 19वीं शताब्दी में जो है यह एकदम उन्नत रूप में जो है लोगों के सामने जो है प्रकट हुआ। साथ ही अब पहला सवाल आते हैं, तो हमें उतना थ्योरी नहीं जाना, हमें सवाल ऑब्जेक्टिव देखना है। यहाँ पहला सवाल है आपके सामने कि पहला सवाल है कि भारत का जो है नेपोलियन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो आपको क्या बताना है कि समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है एक महान शासक हुआ करते थे गुप्त साम्राज्य का, जिन्हें भारत का क्या कहा जाता है, नेपोलियन, समुद्रगुप्त। साथ ही दूसरा सवाल यह है कि चार्ल्स दसम ने जो है 4 अध्यादेश कब जारी किया था। तो आपको बताना है 25 जुलाई 1830, 25 जुलाई 1830 को जो है चार्ल्स दसम ने जो है क्या किया था, 4 अध्यादेश जो है जारी किया था। तो अध्यादेश क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अध्यादेश क्या होता है कि जैसे कोई उस देश की जो सरकार होती है, उस देश की जो सरकार, उसका जो प्रमुख शासक होता है, उस शासक के द्वारा जारी किया गया फरमान, एक तरह से जारी किया क्या होता है, फरमान, जो बिना कानून के, जो बिना किसी बिल या विधेयक का लागू किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। ज्यादातर वो उस देश का जो एकदम प्रमुख शासन, जैसे हमारे भारत में जो प्रमुख शासक है वो कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा अगर कोई कानून विधेयक जो है डायरेक्ट जारी कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। उसी में से चार्ल्स दसम ने जो है 4 अध्यादेश क्या किया था, जारी किया था। कब जारी किया था, तो 25 जुलाई 1830 को। उसके बाद है तीसरा सवाल कि कब से कब तक के युग को जो है मेटरनिक युग कहा जाता है। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि 1815 से लेकर 1848 तक के युग को क्या कहा जाता है, मेटरनिक युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटरनिक का। उसके बाद है मेटरनिक युग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1815 में क्या हुआ था, मेटरनिक युग। उसके बाद 5वां सवाल आपके सामने कि वियना सम्मेलन का आयोजन जो है किस वर्ष हुआ, 1815, वियना सम्मेलन 1815। उसके बाद है 6ठा सवाल कि लुई फिलिप ने जो है किस वर्ष जो है गीजो को जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया था। जो लुई फिलिप था उन्होंने जो है किस वर्ष जो है गीजो को अपना क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। तो आपको बताना है कि लुई फिलिप ने जो है गीजो को जो है 1840 में, या आपको ऐसे भी याद रखना है कि लुई फिलिप ने जो है अपना प्रधानमंत्री बनाया था, तो गीजो को, किसको बनाया था, गीजो। उसके बाद 7वां सवाल है कि स्वर्णम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन जो है किसने किया था, स्वर्णम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये भी किया था किसने, तो लुई फिलिप ने। किसने किया था, लुई फिलिप। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर्णम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, लुई फिलिप। अब ये नीति क्या होता है, स्वर्णम मध्यम वर्गीय जो नीति है ये क्या थी नीति, तो क्या होता है कि एक ऐसी नीति, मतलब आप अपने साथ जिस तरह का व्यवहार चाहते हैं, आप जो है अपने साथ जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं उसी प्रकार का व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ करेंगे, तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर्णम मध्यम वर्गीय नीति। अगर हाल हो गया कि स्वर्णम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, लुई फिलिप। उसके बाद है गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, गणतंत्रवादियों का नेता कौन था, गणतंत्रवादियों का नेता जो है कौन था, तो यह बताना है लामार्टिन। क्या बताना है, लामार्टिन जो है गणतंत्रवादियों का क्या था, नेता था। उसके बाद है सुधारवादियों का नेता लुई वलां, सुधारवादियों का नेता कौन था, लुई वलां, सुधारवादियों का नेता लुई वलां। तो उसके बाद सवाल है कि मेजनी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, 1805। मेजनी का जन्म जो है कब हुआ था, 1800। अभी मेजनी के बारे में और सवाल हैं, पर हम यहाँ एक ही सवाल अभी लेकर आए कि मेजनी का जन्म जो है किस वर्ष हुआ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सवाल जो है आते जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर सवाल पे। 11वां नंबर सवाल है कि कार्बोनरी दल की स्थापना जो है किस वर्ष की। जो कार्बोनरी दल थी वहाँ के जो राष्ट्रवादी नेता थे, जो इटली के राष्ट्रवादी नेता थे, उन राष्ट्रवादी नेता द्वारा जो है एक दल की स्थापना की गई थी जिसका नाम था कार्बोनरी। क्या था, कार्बोनरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोनरी दल की स्थापना किसने किया था, तो वहाँ के जो राष्ट्रवादी थे, जो इटली के राष्ट्रवादी थे, उन राष्ट्रवादियों ने जो है एक गुप्त दल जो है एक गुप्त संस्था बनाया था जिसका नाम था कार्बोनरी, जिसकी स्थापना जो है 1820 में जो इसकी स्थापना की। साथ ही मेजनी का संबंध भी इसी से था। तो पूछा जाता है कि मेजनी जिसका जन्म 1805 में हुआ था उसका संबंध जो है किस दल से था, तो आपको बताना है
कार्बोनरी से था। साथ ही कार्बोनरी दल की स्थापना 1820 में जो एक गुप्त दल था वहां के राष्ट्रवादियों ने जो है किया था, राष्ट्रवादियों। उसके बाद है वर्मा सवाल कि विक्टर एमनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया था। हम आगे पढ़े कि लुई फिलिप ने किसे किया था, तो गीजो को, लुई फिलिप ने गीजो को किया था। और साथ ही विक्टर एमनुअल ने जो है किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो आपको बताना है काउंट काबूर। किसको बताना है, काउंट काबूर को जो है विक्टर एमनुअल ने क्या किया था, अपना प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया था, काउंट काबूर। साथ ही पूछा जाता है कि काउंट काबूर क्या था, तो काउंट काबूर जो है एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी नेता था, सफल कूटनीतिक एवं क्या था, राष्ट्रवादी था। साथ ही वो इटली के एकीकरण में इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली के एकीकरण में जो है, जो इटली का एकीकरण हुआ उसके एकीकरण में जो है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है किसका है, तो आपको क्या बताना है, काउंट काबूर को बताना है। साथ ही यह जो है काउंट काबूर जो है ये पूछा जाता है कि काउंट काबूर जो है किसे जो है इटली के एकीकरण में जो है अपना बाधा मानता था, तो ऑस्ट्रिया को। किसको बताना, ऑस्ट्रिया को। काउंट काबूर इटली के एकीकरण में जो ऑस्ट्रिया को अपना क्या मानता था, बाधा मानता था। साथ ही काउंट काबूर ने जो है फ्रांस के पेरिस में जो है एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया, और इस आयोजन में जो है उन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है इटली के एकीकरण का जो है जिम्मेवार जो है ठहराया गया था। साथ ही 1860 में जो है काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर जो है उत्तरी तथा मध्य इटली सभी रियासतों को जो है अपने में जो सिर्फ रोम को, जो जितना भी इटली का जो कई भागों में जो लगभग छोटे बड़े कई राज्यों में उसका जो विभाजन हुआ था, उन सभी में से जो है उन्होंने सिर्फ रोम, जो इटली की अभी वर्तमान में क्या है राजधानी है, उसको छोड़कर जो उन्होंने उत्तरी तथा मध्य इटली सभी का क्या कर लिया था, एकीकरण जो है कर लिया था। तो ये सब भी बात आपको याद रखना है। तो विक्टर एमनुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तो काउंट काबूर को। साथ ही 13वां सवाल है कि क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक, तो 1853 से 54 क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 1853 से 54। उसके बाद काउंट काबूर का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था, तो 1810 में। मेजनी का 1805 में हुआ था। काउंट काबूर का जन्म 1810 में हुआ था। साथ ही गैरीवाल्डी का जन्म पूछा जाता है। साथ ही ये भी पूछा जाता है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, गैरीवाल्डी जो है पेशे से क्या था, नाविक। जो गैरीवाल्डी है वो पेशे से मतलब वो क्या काम करते थे, तो वो एक नाविक थे, नाव चलाने वाला क्या था, नाविक था। बाद में इन्होंने जो है अपनी सारी संपत्ति जो है राष्ट्र को समर्पित करके जो है एक किसान की भांति क्या करने लगे, जीवन जो है व्यवहार। इन्हें इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का क्या कहा जाता है, तलवार। अगर ये भी पूछे कि किसे जो है इटली का तलवार कहा जाता था, गैरीवाल्डी को। साथ ही इन्हीं गैरीवाल्डी के नाम पे जो है लाला लाजपत राय ने जो है एक जीवन चरित्र लिखा था, इन्हीं गैरीवाल्डी के नाम। तो ये भी पूछा जाता है कि किस भारतीय ने जो है गैरीवाल्डी के जीवनी पर जो है चरित्र लिखा था, तो आपका आंसर होगा लाला लाजपत राय। तो हम 14 नंबर सवाल पे थे। काउंट काबूर की जन्म जो है किस वर्ष, 1810 में। और जो है गैरीवाल्डी का जन्म 1807 में, 1807। मेजनी, तीनों का जन्म याद रखना है कि मेजनी का जन्म 1805 में, साथ ही गैरीवाल्डी का जन्म उसके 2 साल बाद 1807 में, और काउंट काबूर का जन्म उसके 3 साल बाद 1810 में। तो 5, 7, 10 मेजनी, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर। साथ ही गैरीवाल्डी को क्या कहा जाता है, इटली का तलवार। साथ ही ये पेशे से क्या था, नाविक। क्या था, नाविक। बाद में इन्होंने किस तरह से अपना जीवन जो है व्यतीत करने लगे, तो किसान की भांति। किसके भांति, किसान। सारी संपत्ति जो है राष्ट्र को समर्पित कर किसान की भांति जीवन व्यतीत करने। उसके बाद किस भारतीय ने जो है गैरीवाल्डी की जीवनी पर चरित्र लिखा था, तो आपको क्या बताना है, लाला लाजपत राय जो इन्होंने जो है गैरीवाल्डी के चरित्र पर क्या लिखा था, जीवनी लिखा था। उसके बाद है काउंट काबूर की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी। जो काउंट काबूर है, जिसे इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका जो राष्ट्रवादी नेता था, उनकी मृत्यु जो है 1862 में हो जाता है। 1862 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद है कि किस वर्ष जो है इटली का एकीकरण संभव हुआ, मतलब किस वर्ष जो है इटली को जो है पूरी तरह से जो है मिला लिया गया, मतलब उसके जितने भी राज्य विभाजित थे उन सभी राज्यों को जो है एक कर लिया गया। तो उसका डेट क्या होगा, 1871
1871। इटली का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1871 में। इटली का एकीकरण 1871। इटली का एकीकरण 1871। कार्बोनरी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको क्या बताना? 1820। विक्टर एम्नुअल ने किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? काउंट काबूर। लुई फिलिप ने गीजो को, लुई फिलिप ने गीजो को, लुई फिलिप ने गीजो को, फिलिप ने गीजो, फिलिप ने गीजो, एमेनुअल ने काउंट काबूर, एमेनुअल ने काउंट काबूर। साथ ही क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष? 1853 से 54, 1853 से 54। और काउंट काबूर की जन्म कब हुआ था? 1810। गरीवाल्दी का जन्म 1807, मेजनी का जन्म 1805। किस भारतीय ने गरीवाल्दी के जीवनी पर जो है चरित्र लिखा था? तो लाला लाजपत राय। नहीं आता, उन्होंने एक लाइन भी कहा है कि मेरे सिर पर जो है प्रहार क्या हुआ, लाठी, एकक लाठी जो है कील के समान क्या होगा? साबित होगा। जब उन्होंने जो है ये जो है नारा दिया है। उसके बाद है काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1862 में। किस वर्ष जो इटली का एकीकरण संभव हुआ? 1871। इटली का एकीकरण संभव 1871 में हुआ। इटली का एकीकरण संभव 1871। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वर्ष 19वां नंबर सवाल, वर्ष 1834 में जर्मन व्यापारियों ने जो है किस आर्थिक संघ की जो है स्थापना की थी? 19 का नंबर सवाल है कि वर्ष 1834 में 1834 में जो है जो जर्मन व्यापारी थे जिसकी राजधानी बर्लिन है, जर्मन व्यापारियों ने किस आर्थिक संघ की जो है स्थापना किया था? तो अब इसको बताना है कि जालवेरिन, इन्होंने जो है जालवेरिन नामक जो है एक संस्था बनाया था। तो ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जालवेरिन नामक संस्था जो है किसने बनाया था? तो वहाँ के व्यापारी ने, जर्मन के जो व्यापारी लोग थे जो व्यापार क्या करते थे, उन्होंने जो है क्या बनाया था? एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था जालवेरिन। उसके बाद है चार्ल्स दशम ने किसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? जो चार्ल्स दशम था उन्होंने जो है किसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? जैसे हम पढ़े कि लुई फिलिप ने जो है गीजो को किया था, उसी तरह से विक्टर एम्नुअल ने जो है काउंट काबूर किया था। तो उसी तरह से जो चार्ल्स दशम था, चार्ल्स दशम ने जो है किसे अपना जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो आपको क्या बताना है? पॉलिग्नेक को। किसको बताना है? पॉलिग्नेक। जो पॉलिग्नेक था उन्हें जो है उसे जो है इन्होंने क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। उसके बाद चार्ल्स दशम कहाँ प्लान कर गया था? इंग्लैंड। क्या कर गया था? इंग्लैंड। जो एक निरंकुश शासक था। कैसा शासक था? निरंकुश शासक था, जर्मन का। कहाँ का शासक था? जर्मन। उसके बाद किस वर्ष ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच जो है सेडोवा का युद्ध हुआ था? एक सवाल हमने उधर शायद सॉरी गलती से बोल दिया था कि मेटरनिक जो है फ्रांस का चांसलर नहीं था। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद चार्ल्स दशम कहाँ प्लान कर गया था? इंग्लैंड। उसके बाद 22वां नंबर सवाल है किस वर्ष ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडोवा का युद्ध हुआ था? तो ये जो है 1866 में, 1866। ऐसे ही पूछ सकता है कि सेडोवा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो आपको क्या बताना है कि ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच क्या हुआ था? सेडोवा। सेडोवा। एक है सेडान, अभी आगे जस्ट आएगा सेडान का युद्ध। तो सेडान का युद्ध कब हुआ था यही बता देते हैं। सेडान का युद्ध जो है 1870 में, 1870 पूरा डेट है 19 जून 1870। सेडान का जो युद्ध है वो 19 जून 1870 में। सेडोवा का युद्ध जो 1866 में। साथ ही दोनों में अलग अलग देश है। सेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच हुआ था 1866 में, लेकिन जो सेडान का युद्ध है वो प्रासा और फ्रांस के बीच, प्रासा और फ्रांस के बीच सेडान का युद्ध, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सेडोवा का युद्ध। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर सवाल कि प्रासा और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 10 मई 1871। 10 मई 1871। जो 10 मई 1871, 10 मई 1871 को क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871। उसके बाद है 25 नंबर सवाल जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1871 में। इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। तो मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आपको जो है समझ में आएगा। इसके आगे हम एक और वीडियो इस चैप्टर के बारे में जो है बनाएंगे, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव को जो है एक ही बार में क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। आपको अगर एक बार में ये समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो है स्पीड इसका बढ़ा के जो है एक नहीं दो बार भी इसको जो है देख सकते हैं। हालांकि पहली बार अगर आप इसको देखें तो स्पीड नॉर्मल जो स्पीड होता है उसी स्पीड में देखें। उसके बाद अगर आप नहीं समझ में आता है इसको फिर से स्पीड क्या कर ले? बढ़ा ले। मतलब एक वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं, इससे आपको अच्छी तरह से क्या आएगा? समझ में आएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इसे शेयर करें, साथ ही लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।